वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। और आज जो हम बात करेंगे शो में वो होगी प्रेगनेंसी और रमज़ान के हवाले से। जी हाँ, रमज़ान के शोज़ हैं तो रमज़ान के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन के सवालात बहुत सारे होते हैं। चलिए हम डॉक्टर हिना से मिलते हैं और बात करते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में क्या रोज़े रखने चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हिना, पहला सवाल तो मेरा यही है कि प्रेगनेंसी में रोज़े रखने चाहिए या नहीं। ख़वातीन बड़ी कंफ्यूज होती हैं। नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल उसी तरह से रोज़े रख सकती हैं अगर उनकी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, ख़ुद भी वो हेल्दी हैं, बेबी भी हेल्दी है। इट्स बेटर टू टेक एन ओपिनियन फ्रॉम द डॉक्टर, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल रोज़े रख सकती हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट। लेकिन ये है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है उनको, तो उनको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो उनको ज़रूर करने चाहिए और फिर वो रोज़ा रख सकती हैं। सही। अच्छा, जिस तरह अब रोज़ा रख रहे हैं तो कहते हैं ना कि वैसे ही लोग ज़रा सा कहते हैं कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही होती है, वॉमिटिंग की भी कैफियत हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो सहरी में ऐसा क्या फ़ूड लें जिससे थोड़ी तबीयत संभली रहे? सहरी में सबसे पहले तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फ़ूड ना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑयली और मिर्च मसाले इस टाइप का फ़ूड लेंगे तो उससे एक तो आपका वो थर्स्टी आप ज़्यादा फ़ील करेंगे, प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी प्यास को थोड़ा सा वो करती हैं रोज़े में, जैसे दही खा लेते हैं कुछ लोग, वो आपको थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट भी देती है अंदर से। और थोड़ा बहुत ऑयल में पकी हुई नॉर्मल खाना खा सकते हैं, जिसको जो सूट करता है। कुछ लोग प्रॉपर खाना खा लेते हैं, कुछ लोग नाश्ते की तरह से अंडा वगैरह ले लेते हैं, बॉइल्ड एग ले लें फ्राइड एग के बजाय, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, ऑयली फूड ना लें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, पराठे जो कि मोस्ट कॉमन चीज़ है कि पराठे लोग खाते हैं ताकि वो उनको दूसरे दिन इफ्तारी तक भूख ना लगे। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। वो आपको फिलिंग इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली देता है, लेकिन ये कि वेरी हार्मफुल, मतलब उससे आपको प्यास भी लगेगी और आपको हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो और स्पेशली प्रेगनेंसी में तो वैसे ही हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और नौजिया की फीलिंग होती है, तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा हेल्दी और बॉइल्ड फूड की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, या नॉर्मली जो थोड़ा सा ऑयल में कुक्ड फूड होता है उसकी तरफ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्राइड फूड। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में एक चीज़ आई कि जिस तरह से हमने सहरी के हवाले से बात की कि थोड़ा सा ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें। वैसे भी आम दिनों में भी कहते हैं कि ऑयली चीज़ें एग्जैक्टली, नॉट ओनली इन प्रेगनेंसी, मतलब कि जो वैसे भी लोग रोज़ा रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं खानी चाहिए। एक तो उसके कैलोरीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा जा रही हैं और आपको हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत अनईजी फील करते हैं आप थ्रू आउट द डे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लें, अगर आप सैलड्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, बॉइल्ड एग्स ले लें, तो वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। नट्स ले लें आप, तो ये आपको चीज़ें एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगी, हार्ट बर्न भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ऑयल की कंजम्पशन नहीं होगी, तो कैलोरीज भी कट डाउन होंगी आपकी। और योगर्ट ले लें, मिल्क ले लें, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। सही। और इफ्तार में भी इसी तरह से करें कि हल्के फूड पे रहें। बिल्कुल ऐसे ही करें, लेकिन हमारे यहाँ का तो आपको पता है पकोड़े नहीं, पेट भर के तो खाना है, पकोड़े खाने हैं और एवरीथिंग हैज़ टू बी फ्राइड, तो ये थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। इट्स नॉट ओनली लिंक्ड विद प्रेगनेंसी। मेरे ख्याल से हर इंसान को थोड़ा सा हेल्दी खा लें, ऑब्वियसली उसके बगैर नहीं रह सकते, खा लें, लेकिन थोड़ा सा आप उसको कम कर दें। आप चाट बना सकते हैं चने की, उसमें इतना ऑयल नहीं होता, वो आप बना के खा सकते हैं और बहुत फिलिंग होती है वो ले लें। फ्रूट्स ले लें, फ्रूट चाट बनती है, फ्रूट सैलड्स बनते हैं, वो ले लें आप। इस टाइप की चीज़ें जब आप खाएंगे तो आप पहले वो चीज़ें खा लें ताकि आपके अंदर इतनी जगह ही ना रहे कि फिर आखिर में आप जाएं फ्राइड आइटम्स की तरफ। तो आप एक आध वो भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ ही दें, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन दैट, एंड स्पेशली प्रेगनेंसी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आम दिनों में भी लोग रोज़ा रख के कहते हैं सो जाओ ताकि रोज़ा पूरा हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता, रोज़ा रखा है तो इससे सोने का क्या ताल्लुक़ है, मतलब 24 घंटे क्यों सो जाओ। तो एक खातून जो प्रेगनेंसी के रास्ते में
उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी, सो जाओ या भाई थोड़ी सी एक्टिविटी करती नहीं, रहो? सोने का तो मैं किसी को भी एडवाइस नहीं दूंगी। लाइक आप सो कैसे सकते हैं, आपके सारे काम होते हैं, मतलब कि सो तो सिर्फ वही सकता है जिसको कोई काम ना हो, तो फारग इंसान हो, जो कि आई थिंक कि रोज़ा रखने के बाद अगर कोई फारग भी है तो आपको इबादत करनी है। रमज़ान का महीना तो इसीलिए होता है, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए आपको। अगर आप फारग हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको तो मैक्सिमम टाइम मिल रहा है इबादत करने का और उसको यूज़फुल बनाने का अपने लिए। वैसे तो कोई इतना फारग नहीं होता कि वो सारा दिन बैठ के, हाँ हमारे घर के जैसे बुज़ुर्ग हैं या वो लोग बैठ के थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन आपको काम भी करने हैं, आपको बाहर भी जाना है काम करने के लिए, जो भी आपके ऑफिस वर्क है या जो भी काम है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। स्पेशली जितनी भी फीमेल्स हैं उनके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इफ्तार की, बच्चों की, रूटीन के काम की, घर के काम की। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना फ़ारग हो सकता है। हाँ, आप ये है कि आप थक गए हैं, थोड़ा सा आप नैप ले सकते हैं, थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा आप नैप ले सकते हैं आफ्टरनून में अगर आपके पास टाइम है। और बाकी का आपको इबादत भी थोड़ी एक्स्ट्रा करनी होती है, फिर ईद की तैयारी भी नहीं होती है, तो टाइम कहाँ होता है सोने का। आप सो तो बिल्कुल भी नहीं सकते। तो सो के अपने रोजे को बिल्कुल मत गुजारें और नॉर्मल तरीके से गुजारें, जिस तरह से अपने आप को बिजी रखें। जितना बिजी रखेंगे आपको रोजे का एहसास भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रोजा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से कुछ मेडिसिन दी जाती हैं प्रेगनेंसी में खाने के लिए, तो उसमें टाइमिंग्स का क्या करना होगा, सहरी और फिर रोज़ा? उसमें बेस्ट तो ये है कि आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस कर लें रमज़ान स्टार्ट होने से पहले तो आप ये डिस्कस कर लें कि आप रोज़ा रख सकती हैं और आप कैरी आउट कर सकती हैं रोज़े को। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेहतमंद है, तो आपका रोज़ा बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकती हैं और रोज़े रख सकती हैं। और आपकी डॉक्टर जो है वो ख़ुद आपके डोजेज़ एडजस्ट कर देंगी दवाओं के, उस आपकी सहरी और इफ्तारी के टाइम पर फिर आपको लेने होंगे। और जो भी डोजेज़ होते हैं दवाओं के बहुत आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, अनलेस और अनटिल के कोई ऐसी दवा हो जो ना हो सके। यूजुअली ऐसा नहीं होता और बहुत आसानी से डोजेज एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। सही, बस आपको थोड़ी सी जो एक चीज़ है ना, जिस तरह डॉक्टर है ना आपको बता रही हैं कि आपको डॉक्टर से एक दफ़ा अपनी डिस्कस कर लेना है, जो भी आपकी गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है। हाँ। हर इंसान की प्रेगनेंसी अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बिल्कुल नॉर्मली उसको कैरी आउट कर रहा हो, किसी की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एसोसिएटेड डिजीज़ होती हैं, किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकती हैं, तो दैट नीड टू बी सॉर्टेड आउट। तो वो आपकी डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकती है कि किस तरह से करना है और आपको फास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह प्रेगनेंसी में कहते हैं गैसेस के बड़े इश्यूज़ होते हैं, फिर लोग कहते हैं कि जी चक्कर आने की भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ कहती हैं कि चक्कर तो हमें तो नहीं आए। मतलब हर फीमेल जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से चल रही होती है। कहते हैं इसमें आपकी बॉडी भी थक रही होती है, मतलब आप थोड़ा काम करते हैं आपको लगता है आपने बहुत काम किया। सबसे पहले तो ये होता है कि चक्कर आना, आपको ऐसा लगना, 80% तो इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। कि आपको पता होता है कि आपने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, आपने चाय नहीं पी। सबसे बड़ी क्रेविंग कि चाय नहीं पी, और चाय नहीं पीना इज़ लाइक कि आप नहीं, कोई फंक्शनल ही नहीं है आपका ब्रेन, और वो सब आपको फील हो रहा होता है। सो 80% इज़ साइकोलॉजिकल। मेरे ख्याल से आपको इन चीज़ों को एक तरफ रख के यू शुड कैरी आउट योर रूटीन वर्क, और आपको अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, और जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले वो आपको इबादत में गुजारना चाहिए इस महीने में। तो मेरे ख्याल से आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के ये सोचेंगे मुझे चक्कर आ रहे हैं, या थोड़े से एनर्जी लेवल्स डेफिनेटली डाउन होते हैं, डेफिनेटली डाउन होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि उसकी वजह से आप बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाएं या आपको चक्कर आने शुरू हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि खूब पराठे खाए जाते हैं कि जी शाम तक पेट भरा रहे, यकीन माने ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपने खाया पिया होता है वो सब डाइजेस्ट हो चुका होता है। सुबह सुबह वही वाली बात है कि साइकोलॉजिकली आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने बहुत कुछ खा लिया है, शाम तक कुछ नहीं होता। यकीन माने अगर आप आधी चपाती भी खाएंगे ना, तो आपकी रोज़ा रखने के बाद फीलिंग्स वैसी ही होंगी जैसे एक भरे हुए पेट की होती है। अच्छा, अब ये बताइए कि जिस तरह लोग क्या करते हैं, पानी भी, सिर्फ खाना नहीं, पानी भी ऐसे पीते हैं, पीते जाते हैं, पीछे कहते हैं और पानी पी लो, और पानी। हम लोग ऊँट नहीं हैं, पानी स्टोर मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अब डॉक्टर ना ज़्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं, आपको बिल्कुल नॉर्मल अपनी डाइट रखनी चाहिए, और नॉर्मल इनटेक ऑफ पानी भी आपका जो होना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल इनटेक होना चाहिए। ऑब्वियसली आप स्टोर नहीं कर सकते हैं पानी को, और वो होता ही है कि एक तो पहले आपके पेट में जगह नहीं होती, पहले आप इतना सारा खाना खा लेते हैं, फिर इतना सारा पानी पी लेते हैं, फिर चाय पीनी होती है, तो वो आपको और ज़्यादा बहुत ही ब्लोटिंग सा इफ़ेक्ट आता है, और ना आप नमाज़ पढ़ने के काबिल रहते हैं, ना आप
कुछ और करने के काबिल रहते हैं तो वो तो बहुत बुरा, बहुत गलत होता है, वो नहीं होना चाहिए। बेस्ट इसका तरीका ये होता है कि जब आप इफ़्तार करते हैं तो इफ़्तार में भी आपको बहुत ज़्यादा पानी एंड शरबत एंड कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आप थोड़ा सा बहुत आराम से लें, 1 गिलास ले लें, फिर थोड़ा सा कुछ खा लें, फिर 1 गिलास और ले लें, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लें, नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद दोबारा से 1 गिलास और पानी पी लें। इस तरह इफ़्तारी और सहरी के बीच का जो टाइम है उसमें आपको हर थोड़ी देर के बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको प्यास लगे या नहीं लगे। क्योंकि फिर इफ़्तार में हम ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी, शरबत, ड्रिंक्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें काफ़ी देर तक बिल्कुल प्यास नहीं लगती, चाय पी लेते हैं और ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें फिर बहुत देर तक प्यास नहीं लगती, तो फिर हम पानी नहीं पीते, फिर हम सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जो कि फिर गलत है। तो हाँ, वो बहुत लंबा गैप होता है। तो बेहतर यही होता है कि आपको इफ़्तारी और सहरी का बीच का जो टाइम है उसमें आपको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है और हर थोड़ी देर के बाद आपको पानी पीना है। बेशक आप सिप्स ऑफ वाटर लें, अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही तो आप एक पानी की बोतल अपने पास रख लें, वो ख़त्म हो जाती है दूसरी रख लें, तो आप थोड़ी थोड़ी पानी पीते रहें। तो इससे ये होगा कि आप डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं होंगे और सहरी में भी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी पानी पीने की। आप उतना ही पानी पिएंगे जितना आप नॉर्मल डेज़ में अपने खाने के बाद या खाने से पहले पीते हैं, एंड दैट शुड बी सफिशेंट। आपको एक्स्ट्रा पानी पीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एंड हमारे अंदर कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका सिर्फ नुकसान है, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग का सिर्फ नुकसान है। आपको बहुत बैलेंस तरीके से चलना होगा। आपको इफ़्तार में भी कम से कम खाना है, सहरी में भी बस जो एक एपिटाइट जितना है आपका उतना ही खाना है, एक्स्ट्रा नहीं खाना। बीच में आप एक लाइट सा मील ले सकते हैं, रात को सोने से पहले आप हल्का सा खाना खा लें, हैवी खाना ना खाएं, ताकि फिर आप सुबह सहरी में उठने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और डिसिप्लिन तरीके से आपको अपना रमज़ान गुजारना चाहिए, वेदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट। इट्स एप्लीकेबल टू ऑल मेल्स, फीमेल्स, एवरीवन। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को, जो मैंने सुना है, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा रखा जाए? सबसे पहले तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखा जाए। ओनली वाटर इज़ सफिशेंट फॉर टू रिलीव योर कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को होता है तो। यूजुअली कुछ होती हैं ऐसी फीमेल्स जिनको हो जाता है, मोस्टली नहीं भी होता, लेकिन अगर होता है तो सबसे पहले आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। आप वेल हाइड्रेटेड रखेंगी अपने आप को तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और डेफिनेटली फ़ाइबर हमेशा आपके लिए यूज़फुल होता है और फ़ाइबर का इंटेक आप बेहतर कर सकती हैं अपना बाई ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स, और दूसरी सब्जियां वगैरह आप ज़्यादा खाएं। ऑयली फ्राइड फूड आप नहीं खाएं, और फ्लावर जो है, वाइट फ्लावर आपको बिल्कुल ओमिट कर देना चाहिए अपनी डाइट में से। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो राइस का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें। फ्रूट सैलड बना के ले सकती हैं, वैसे ही वेजिटेबल सैलड्स ले सकती हैं। तो ये सब चीज़ें खाने से आपका फ़ाइबर इंटेक बढ़ेगा और आप कॉन्स्टिपेशन फ्री रहेंगे। सही कर सकता है। चलिए जी, यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शिगुफ़ा यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेगमेंट अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।